नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस के एक और घोटाले की। और वो कांग्रेस का घोटाला कहें या फिर कांग्रेस के किसी एक एमएलए का घोटाला कहें। आप सोचो, एक एक एमएलए 125-25 करोड़ का घोटालेबाज। 21 साल सजा मिल 21 साल तक मुकदमा चला। 21 साल के बाद मोदी काल में वो पूरा हुआ, क्योंकि सरकार को स्टेटमेंट देना होता है, प्रोसिक्यूशन को स्टेटमेंट देना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके लाती। कितने सारे काम होते हैं जो सरकार को करने होते हैं। भाजपा के उस समय के बड़े नेता किरीट सोमैया ने 2002 में एक केस खोला था नागपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। और नागपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी में उस समय सुनील केदार नाम के सज्जन जो कांग्रेस के एमएलए 5 बार हुए हैं, वो उस समय उसके चेयरमैन थे। उस समय बात ये आई थी कि वो घोटाला खोला गया। घोटाले में था क्या कि फाइनेंस करने के लिए या लोन देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया। नियम संशोधन करके पैसा निकाला गया। पैसा निकालने की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को 125 करोड़ रुपए का घोटाला का झटका लगा। किरीट सोमैया ने मामला उठाया था, लेकिन उस समय आप सोचो 2002 के बाद, और उस समय जो सरकार थी महाराष्ट्र में, वो कांग्रेस और एनसीपी की मिलीजुली सरकार थी। मतलब शरद पवार और कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी। उस समय पर ये घोटाला किया गया। हम सब जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में कितने घोटाले होते हैं, कितने बड़े स्तर पे होते हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि कांग्रेस के समय पर क्या नहीं हुआ। 2G हुआ, 3G हुआ, जीजा जी हुआ, कोल घोटाले की बात करें, ये इतने घोटाले भारत में हुए कि मुझे लगता है 125 करोड़ उस समय खोल कर रखना भी एक बहुत छोटा अमाउंट रहा होगा कि भाई 125 करोड़ रुपए का क्या है। लेकिन एक विधायक अगर 125 करोड़ का घोटाला करता है और सोनिया गांधी के साथ उसके अच्छे संबंध हो, सोनिया गांधी के साथ उसके अच्छे फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हों, कांग्रेस में उसकी अच्छी सेटिंग, अच्छी पोजीशन हो, तो ये माना जा सकता है कि वो एक्चुअली 125 करोड़ का घोटाला करने वाला तो ये विधायक होगा, लेकिन बेनिफिशियरी तो कांग्रेस पार्टी रही होगी। और कांग्रेस पार्टी की बेनिफिशियरी रही होगी का मतलब ये है कि उसकी शह पर ये पैसा निकाला गया होगा। सरकार भी उस समय, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस की और एनसीपी की मिली हुई थी। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि आखिर 21 वर्षों तक होता क्या रहा जो कि ये चल रहा था। आप सोचो, 21 वर्षों तक जो हुआ वो ये हुआ कि सरकार के समय पर घोटाला खोला तो गया, एफआईआर तो की गई होगी, लेकिन कौन जांच करता, कैसे जांच करता, कैसे निकलता। और सरकारें बदली भी होंगी तो मशीनरी तो वही होगी। आप सोचो कि सरकारें बदलने पर मशीनरी तो बदलती नहीं है, और मशीनरी के बगैर कुछ किया जा नहीं सकता। मैं मशीनरी एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूँ। मैं मशीनरी कहता हूँ जिनको इन्वेस्टिगेशन करना है। मैं मशीनरी कहता हूँ जिनको शासन चलाना है। तो वो तो एक बार अपॉइंट होते हैं, आप केवल उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते हैं, बाकी तो 60-62 साल की उम्र तक वह बैठेंगे ही। और महाराष्ट्र में तो परमवीर का जो हम लोगों ने वो सुना था, और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान जो आपने एंटीलिया कांड देखा, जो आपने उस समय पुलिस वाला कांड देखा, पुलिस की वसूली कांड देखा, सचिन बघेल का कांड देखा, क्या क्या नहीं देखा। और उस समय परमवीर, मेरे ख्याल से परमवीर ही नाम था उस सीपी का, उसके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई हुई ये भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि अगर एकनाथ शिंदे असम चले जाते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार, बैठे हुए लोग कहते हैं कि उतर के तो ज़मीन पे ही आओगे, यहीं पर उतरोगे, यहीं पर चलोगे, फिर तुम्हारा हश्र क्या होगा जब महाराष्ट्र में लौट के आओगे। मतलब आप सोचो, एकनाथ शिंदे जो आज के मुख्यमंत्री हैं, उनके जैसे व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का मतलब आघात करना, जिस व्यक्ति ने सदैव संघर्ष किया हो, जिस व्यक्ति ने शिवसेना को उठाकर खड़ा किया हो, जो व्यक्ति अपने स्तर पर नॉन हिंदू के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से लड़ रहा हो, मतलब जमीन पर ग्राउंड का कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता के ऊपर ये कहने की
कहा गया कि पुलिस हमारी है, प्रशासन हमारी है, आओगे तो देखेंगे, जाओगे तो कहाँ जाओगे, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। आप सोचिए कितने बुरे हालात रहे होंगे, कितनी बुरी सिचुएशन पोजीशन रही होगी, लेकिन भाई हुआ तो है ही। इसी दौरान ये केस खुलकर ये अपने आप में बता रहा है कि आखिर ये लोग क्या क्या करते रहे, एक एक व्यक्ति कितने बड़े स्तर पर घोटाले करता रहा। शुक्र है मोदी जी की सरकार का कि उनकी सरकार आने के बाद लोगों में हिम्मत बंधी, प्रशासन को भी डील करने की हिम्मत बंधी। अभी भी मैं मानता हूँ प्रशासन को हम मोदी जी की सरकार के दौरान जो राज्यों की सरकारें हैं, मोदी जी तो परफेक्टली कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन जो राज्यों की सरकारें हैं वो 20% ही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को कंट्रोल कर पाती हैं। या तो कारण ये है कि हिम्मत नहीं है, या फिर बुद्धि नहीं है, या फिर वो स्किल नहीं है कि उनको कैसे डील किया जाए। वो तो आप लोग बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि आज भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी मैक्स वेबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम अभी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, उसको अभी हम हैंडल करना नहीं सीख पाए हैं। ये सोचना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन वही था, उसने नहीं चार्जशीटें लगाई होंगी, केस नहीं फाइल होने दिया होगा, केस आगे नहीं बढ़ने दिया होगा, कोर्ट में भी केस गया होगा तो उसमें बाधाएं पैदा हुई होंगी। लेकिन आज ऑनरेबल नागपुर कोर्ट ने सुनील केदार को 5 साल की सजा सुनाई। 125 करोड़ का घोटाला उस समय। 125, आप सोचो कि 2002 में 125, मेरे ख्याल से उस समय 5-6 हज़ार रुपये तोला सोना था, आज 60,000 रुपये, 10 गुना हो गया। उस समय 125 करोड़ का घोटाला। ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है कि आखिर ये परिवर्तन मोदी जी के आने के बाद ही क्यों हो रहा है। समाज उठकर खड़ा हुआ है, समाज की हिम्मत बनने लगी है, समाज की हिम्मत इतनी पड़ गई है, प्रशासन से लड़ने की पड़ गई। प्रशासन को भी समझ आ गया है कि मोदी युग आ गया है, मोदी युग के आगे बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, मोदी युग में बहुत कुछ नहीं संभाला जा सकता। संभाले से मतलब है बहुत कुछ घोटाले नहीं किए जा सकते। इसलिए वो भी हिम्मत कर पा रहे हैं कि वो सज़ा दिलाने के लिए माननीय न्यायालय तक एविडेंसेस जा रहे हैं, और माननीय न्यायालय भी इन मामलों में खुलकर खेल पा रहा है, खुलकर सजाएं दे पा रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं, मैं जुडिशल फील्ड से चूँकि आता हूँ, इसलिए हम सबको मालूम है कि जुडिशरी सबसे कमज़ोर है। सबसे कमज़ोर इसलिए है क्योंकि जजेस की सिक्योरिटी सबसे कमज़ोर। मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करता, मैं लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ। उनकी सिक्योरिटी सबसे कमज़ोर होती है। किसी एन के प्रकार में एक गनर लेकर चलते हैं, ये बहुत बड़ा नहीं होता। वो भी लोअर वाले तो बेचारे ऐसे ही चलते हैं। अभी तक, अब तो कारें तब भी फाइनेंस की जाने लगी, पहले तो केवल बाइक फाइनेंस की जाती थी, छोटा सा घर दिया जाता था, उसमें बैठ के न्याय के अधिकारी काम करते थे। और अभी भी देश की बहुत सारी अदालतें ऐसी हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, बैठने की कंडीशन ठीक नहीं है, और वो सज़ा कैसे देंगे। मतलब आप सोचो कि जो खुद दयनीय स्थिति में हो वो कैसे खुलकर खेलेगा। इसलिए अभी जुडिशल अफसर्स के लिए ये हिम्मत का काम है कि वो ऐसे लोगों को सज़ा दे पा रहे हैं, उनके देश के साथ इंसाफ कर पा रहे हैं। यहाँ इस मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने 5 वर्ष की सज़ा सुनाकर ये बताया है, ये दिखाया है कि हमारा देश किस स्थिति से, कहाँ, कैसे कैसे, किन परिस्थितियों से गुजरा होगा। आप सोचिए कि छोटी छोटी बातें 20-20, 22-21 साल लग जाते हैं। ये तो प्रभाव मोदी सरकार का ही है, इसमें कुछ नहीं। देश का स्वाभिमान बढ़ रहा है, देश के लोग हिम्मत कर पा रहे हैं, देश के लोग बाहर निकल पा रहे हैं, देश के लोग कुछ कहने में सक्षम हो पाए हैं, देश के लोग कुछ करने में सक्षम हो पाए हैं। ये उसका परिणाम है। साल सजा में 21 साल तक मुकदमा चला, 21 साल के बाद मोदी काल में वो पूरा हुआ, क्योंकि सरकार को स्टेटमेंट देना होता है, प्रोसिक्यूशन को स्टेटमेंट देना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके लाती, कितने सारे काम होते हैं जो सरकार को करने होते हैं। भाजपा के उस समय के बड़े नेता किरीट सोमैया ने 2002 में एक केस खोला था नागपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, और नागपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी में उस समय सुनील केदार नाम के सज्जन जो कांग्रेस के एमएलए 5 बार हुए हैं, वो उस समय उसके चेयरमैन थे।
उस समय बात ये आई थी कि वो घोटाला खोला गया। घोटाले में था क्या कि फाइनेंस करने के लिए या लोन देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया। नियमों संशोधन करके पैसा निकाला गया। पैसा निकालने की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को 125 करोड़ रुपए का घोटाला का झटका लगा। किरीट सोमैया ने मामला उठाया था, लेकिन वो उस समय आप सोचो 2002 के बाद, और उस समय जो सरकार थी महाराष्ट्र में वो कांग्रेस और एनसीपी की मिलीजुली सरकार थी, मतलब शरद पवार और कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी। उस समय पर ये घोटाला किया गया। हम सब जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में कितने घोटाले होते हैं, कितने बड़े स्तर पे होते हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि कांग्रेस के समय पर क्या नहीं हुआ। 2G हुआ, 3G हुआ, जीजा जी हुआ, कोल घोटाले की बात करें, ये इतने घोटाले भारत में हुए कि मुझे लगता है 125 करोड़ उस समय खोल कर रखना भी एक बहुत छोटा अमाउंट रहा होगा कि भाई 125 करोड़ रुपए का क्या है। लेकिन एक विधायक अगर 125 करोड़ का घोटाला करता है और सोनिया गांधी के साथ उसके अच्छे संबंध हो, सोनिया गांधी के साथ उसके अच्छे फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हों, कांग्रेस में उसकी अच्छी सेटिंग, अच्छी पोजीशन हो, तो ये माना जा सकता है कि वो एक्चुअली 125 करोड़ का घोटाला करने वाला तो ये विधायक होगा, लेकिन बेनिफिशियरी तो कांग्रेस पार्टी रही होगी। और कांग्रेस पार्टी की बेनिफिशियरी रही होगी का मतलब ये है कि उसकी शह पर ये पैसा निकाला गया होगा। सरकार भी उस समय, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस की और एनसीपी की मिली हुई थी। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि आखिर 21 वर्षों तक होता क्या रहा जो कि ये चल रहा था। आप सोचो 21 वर्षों तक जो हुआ वो ये हुआ कि सरकार के समय पर घोटाला खोला तो गया, एफआईआर तो की गई होगी, लेकिन कौन जांच करता, कैसे जांच करता, कैसे निकलता। और सरकारें बदली भी होंगी तो मशीनरी तो वही होगी। आप सोचो कि सरकारें बदलने पर मशीनरी तो बदलती नहीं है, और मशीनरी के बगैर कुछ किया जा नहीं सकता। मैं मशीनरी एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूँ, मैं मशीनरी कहता हूँ जिनको इन्वेस्टिगेशन करना है, मैं मशीनरी कहता हूँ जिनको शासन चलाना है। तो वो तो एक बार अपॉइंट होते हैं, आप केवल उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते हैं, बाकी तो 60-62 साल की उम्र तक वह बैठेंगे ही। और महाराष्ट्र में तो परमवीर का जो हम लोगों ने वो सुना था, और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान जो आपने एंटीलिया कांड देखा, जो आपने उस समय पुलिस वाला कांड देखा, पुलिस की वसूली कांड देखा, सचिन बघेल का कांड देखा, क्या क्या नहीं देखा। और उस समय परमवीर, मेरे ख्याल से परमवीर ही नाम था उस सीपी का, उसके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई हुई ये भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि अगर एकनाथ शिंदे असम चले जाते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार, बैठे हुए लोग कहते हैं कि उतर के तो ज़मीन पे ही आओगे, यहीं पर उतरोगे, यहीं पर चलोगे, फिर तुम्हारा हश्र क्या होगा जब महाराष्ट्र में लौट के आओगे। मतलब आप सोचो, एकनाथ शिंदे जो आज के मुख्यमंत्री हैं, उनके जैसे व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का मतलब आघात करना, जिस व्यक्ति ने सदैव संघर्ष किया हो, जिस व्यक्ति ने शिवसेना को उठाकर खड़ा किया हो, जो व्यक्ति अपने स्तर पर नॉन हिंदू के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से लड़ रहा हो, मतलब ज़मीन पर ग्राउंड का कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता के ऊपर ये कहा गया कि पुलिस हमारी है, प्रशासन हमारी है, आओगे तो देखेंगे, जाओगे तो कहाँ जाओगे, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। आप सोचिए कितने बुरे हालात रहे होंगे, कितनी बुरी सिचुएशन, पोजीशन रही होगी, लेकिन भाई हुआ तो है ही। इसी दौरान ये केस खुलकर ये अपने आप में बता रहा है कि आखिर ये लोग क्या क्या करते रहे, एक एक व्यक्ति कितने बड़े स्तर पर घोटाले करता रहा। शुक्र है मोदी जी की सरकार का कि उनकी सरकार आने के बाद लोगों में हिम्मत बंधी, प्रशासन को भी डील करने की हिम्मत बंधी। अभी भी मैं मानता हूँ प्रशासन को हम मोदी जी की सरकार के दौरान जो राज्यों की सरकारें हैं, मोदी जी तो परफेक्टली कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन जो राज्यों की सरकारें हैं वो 20% ही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को कंट्रोल कर पाती हैं। या तो कारण ये है कि हिम्मत नहीं है, या फिर बुद्धि नहीं है, या फिर वो स्किल नहीं है कि उनको कैसे डील किया जाए। वो तो आप लोग बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि आज भी
आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी मैक्स वेबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम अभी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, उसको अभी हम हैंडल करना नहीं सीख पाए हैं। ये सोचना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन वही था, उसने नहीं चार्जशीटें लगाई होंगी, केस नहीं फाइल होने दिया होगा, केस आगे नहीं बढ़ने दिया होगा, कोर्ट में भी केस गया होगा तो उसमें बाधाएं पैदा हुई होंगी। लेकिन आज ऑनरेबल नागपुर कोर्ट ने सुनील केदार को 5 साल की सजा सुनाई। 125 करोड़ का घोटाला उस समय। 125, आप सोचो कि 2002 में 125, मेरे ख्याल से उस समय 5-6 हज़ार रुपये तोला सोना था, आज 60,000 रुपये, 10 गुना हो गया। उस समय 125 करोड़ का घोटाला। ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है कि आखिर ये परिवर्तन मोदी जी के आने के बाद ही क्यों हो रहा है। समाज उठकर खड़ा हुआ है, समाज की हिम्मत बनने लगी है, समाज की हिम्मत इतनी पड़ गई है, प्रशासन से लड़ने की पड़ गई। प्रशासन को भी समझ आ गया है कि मोदी युग आ गया है, मोदी युग के आगे बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, मोदी युग में बहुत कुछ नहीं संभाला जा सकता। संभाले से मतलब है बहुत कुछ घोटाले नहीं किए जा सकते। इसलिए वो भी हिम्मत कर पा रहे हैं कि वो सज़ा दिलाने के लिए माननीय न्यायालय तक एविडेंस से जा रहे हैं, और माननीय न्यायालय भी इन मामलों में खुलकर खेल पा रहा है, खुलकर सजाएं दे पा रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं, मैं जुडिशल फील्ड से चूँकि आता हूँ, इसलिए हम सबको मालूम है कि जुडिशरी सबसे कमज़ोर है। सबसे कमज़ोर इसलिए है क्योंकि जजेस की सिक्योरिटी सबसे कमज़ोर। मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करता, मैं लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ। उनकी सिक्योरिटी सबसे कमज़ोर होती है। किसी एन के प्रकार में एक गनर लेकर चलते हैं, ये बहुत बड़ा नहीं होता। वो भी लोअर वाले तो बेचारे ऐसे ही चलते हैं अभी तक। अब तो कारें तब भी फाइनेंस की जाने लगी, पहले तो केवल बाइक फाइनेंस की जाती थी, छोटा सा घर दिया जाता था, उसमें बैठ के न्यायिक अधिकारी काम करते थे। और अभी भी देश की बहुत सारी अदालतें ऐसी हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, बैठने की कंडीशन ठीक नहीं है, और वो सज़ा कैसे देंगे। मतलब आप सोचो कि जो खुद दयनीय स्थिति में हो वो कैसे खुलकर खेलेगा। इसलिए अभी जुडिशल अफसर्स के लिए ये हिम्मत का काम है कि वो ऐसे लोगों को सज़ा दे पा रहे हैं, उनके देश के साथ इंसाफ कर पा रहे हैं। यहाँ इस मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने 5 वर्ष की सज़ा सुनाकर ये बताया है, ये दिखाया है कि हमारा देश किस स्थिति से, कहाँ, कैसे कैसे, किन परिस्थितियों से गुजरा होगा। आप सोचिए कि छोटी छोटी बातें 20-20, 22-21 साल लग जाते हैं। ये तो प्रभाव मोदी सरकार का ही है, इसमें कुछ नहीं। देश का स्वाभिमान बढ़ रहा है, देश के लोग हिम्मत कर पा रहे हैं, देश के लोग बाहर निकल पा रहे हैं, देश के लोग कुछ कहने में सक्षम हो पाए हैं, देश के लोग कुछ करने में सक्षम हो पाए हैं। ये उसका परिणाम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।